नमस्कार, मैं राम दुलार। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। इस समय हम उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में उपस्थित हैं और यहाँ समाज के थिंकर, समाज के रिसर्चर, जो समाज के लिए अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिए हैं, ऐसे तमाम हस्तियां यहाँ उपलब्ध हैं। और ये सौभाग्य है एक तरह से कि ऐसे-ऐसे सोच रखने वाले और ऐसे-ऐसे देश के लिए न्यौछावर अपना जीवन करने वाले लोग आज हम लोगों के बीच मौजूद हैं और इनका अनुभव हम लोग देखेंगे। और आज तक इन लोगों ने जो वर्तमान कंडीशन चलता रहा है समाज में और आगे किधर जा रहा है और इसका वैकल्पिक व्यवस्था क्या है और क्या होना चाहिए, इन तमाम सारे बिंदुओं पर बात होगी। तो आइए पहले हम जो है एक-एक लोगों से उनकी बात जानना चाहेंगे, या उनका प्रश्न हो या उनका उत्तर हो, जो भी हो हम लोग सुनेंगे, जानेंगे। तो सर, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। परिचय तो मेरा इतना है नहीं आसाक भाई, मैं कुछ परिचय लायक नहीं हूँ जी। मुझे नरेंद्र राणा कह के पता जा जी। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का शिष्य हूँ जी। बस यूं ही मेरा परिचय है जी। और इससे ज्यादा कुछ परिचय नहीं। जी। तो समाज में जो आजकल कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो क्या इस पर क्या प्रश्न था आपका, क्या सोच था, क्या? इसमें एक बात है, ये जो मानव जीवन मिला, मेरे विचार से किसी भी जीव का जीवन, खाना पीना, नाचना गाना, हंसना बोलना, वे सारी अपनी जगह है। जी। और मानव के अंदर एक जो स्वाभिमान की जो तत्व है, जी। वो सबसे महत्वपूर्ण है। जी। उसके बिना अगर जीवन आप कहें तो मेरे विचार से वो जीवन नहीं है जिसके पास में स्वाभिमान का तत्व नहीं है। जी। और मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रहा, जी। कर्ज कर्ज एक ऐसी चीज है जी। जो आदमी का स्वाभिमान बिल्कुल समाप्त कर दे। जी। और उसके लिए सन 86 में जैसे हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन टिकैत साहब के नेतृत्व में शुरू हुआ। जी। मैं जिबताई ब्लॉक का बताना चाहूंगा हूँ, टाइम जैसा 1 मिनट बत्ती लग जाए तो कोई बुराई तो नहीं। सन 2082 में हमारे पिताजी गुजर गए थे एक्सीडेंट। जी। और उस टाइम हमारे में 13,000 रुपए कर्ज के थे। जी। उसकी हमें बहुत चिंता थी। जी। 3 हम भाई हैं। जी। वही संपत्ति हमारे दौरे जिब भी थी, आज भी। जी। आज करीब हमारे पे तीनों भाइयों पे शायद 13-14 लाख रुपए होंगे। जी। तो यूं कर्ज बढ़ता जा रहा, काम करने में हमने कोई कसर नहीं करी। जी। भाई वो जब हमारे सिर पर रहा, बुग्गी हमारी टूट गई, झोटा हमारा बुढ़ा होकर मर गया, हम भी बुढ़े हो लिए, वो जड़ हो तो पर कर्ज यूं बढ़ता चला जी। रहा। तो एक दिन मैं विचार कर रहा था, जी। जैसा सन 2014 में केंद्र सरकार पे जो सुनाई दे, भाई मैं तो वहाँ खजाने में हूँ, जी। कि 50 लाख करोड़ रुपया विदेश का था, वर्ल्ड बैंक का जिसका, जी। और आज वो करीब 250 लाख करोड़ हो गया। जी। प्रदेश सरकारों पे जो केंद्र सरकार का कर्ज था, जी। वो किसी पे 5 लाख करोड़, किसी पे 10 लाख करोड़, जी। वो 30 लाख करोड़ हो गया, 40 लाख करोड़ हो गया, 50 लाख करोड़ हो गया। जी। हमारे पे कर्ज 13,000 था, हम्म। वो 13 लाख हो गया। जी। तो भाई मैं वो नहीं कर्ज दे पा रहा, इसीलिए 13 लाख बढ़ रहा, हाँ, 13 लाख बढ़ते बढ़ते बढ़ गया। प्रदेश सरकार जो कर्ज नहीं दे पा रही, वो उसका 50 लाख करोड़ होगा। जी। केंद्र सरकार जो विश्व बैंक का नहीं दे पा रही, वो उसका 50 लाख करोड़ से 250 लाख करोड़ होगा। जी। तो मैं यूं सोच रहा था, जी। भाई इसका अंत कहाँ होगा जी। आखिर में। जी। भाई केंद्र सरकार जैसा हमारे पे किसी का चाहा, जी। पहले भी महाजन भाई उसका बड़द खोल लेंगे, जी। या उसका भाई भैंस खोल लेंगे, या जी। उसका अनाज जो पैर में पड़ा उसे ठा जी। लेंगे। पहले महाजनी कर्ज के दौरान। महाजन करा करें। जी। तो हम कहाँ जा रहे, सरकार हमें कहाँ ले जा रही, जी। और हम कहाँ जाएंगे, मैं इस जी। पे विचार कर रहा था। जी। तो जैसे भाई केंद्र सरकार नहीं दे पा रही विश्व बैंक का, जी। तो केंद्र सरकार के बड़द भैंस या भाई गेहूं की राश को उठा के ले जाएगी कि भाई विश्व बैंक, जी। या केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश या जो प्रदेश सरकार और हैं, जी। जी। उनके बड़द भैंस या गेहूं की राश ले जाएगी कि ठा के। जी।
या प्रदेश सरकार और भाई ये जो बैंक है, जी। बैंक का मेरा मानना यूँ है, जी। महाजनी व्यवस्था जो पहले थी वो आज भी वो की वही है, नाम बदल के पहले धनीराम, सुखीराम, सेठ लाला चंद, रोशनलाल ये थे। जी। आज कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इन सिंडिकेट तमाम बैंक, बैंकों के रूप में आ गया। भाई वो नाम बदल जी। गए, पर बात तो वही है। जी। तो इसका अंत कहाँ होगा? ये क्वेश्चन है आपके मन में जो ये उठता मेरा है सवाल है। जब अकेले में मनन करते हैं आप। हाँ। जी। और इसका सवाल का जवाब जो मेरे धोरे है, जी। मैं अपना जी। जवाब भी तो बताऊं, जी। बाकी तो जी। जवाब पढ़े लिखे देंगे या जी। प्रधानमंत्री देंगे या जी। मुख्यमंत्री देंगे। जी। हमारे यहाँ एक घाघू कसाई था, जी। और अब तो प्याज होगी, पहले गंठे थे। जी। प्याज को गंठा कहा करते थे हम जी। लोग। जी। तो एक आदमी गंठे बेचन आ गया गांव में, बुग्गी में भर के। जी। पहले कागज पेंसिल नहीं थे, हम्म। तो वो ठीकरे पे लिखा करे था, भाई इसके रामपाल के जो है हम्म। एक धड़ी हम्म। गंठे गए, जी। इनने 2 अन्य दे दिए, जी। इसका 1 अन्ना बाकी बच गया, यू यू इसे यू उल्टा देगा। जी। महेश ने जो है, इनने भाई 2 धड़ी गंठे लिए, जी। इनने 1 अन्ना दिया, 1 अन्ना यू इसे और उल्टा देगा। जी। तो वो ठीकरे पे लिखा करे था कंकर पे। जी। ये वो कंकर पे जो लिख रहा था उस ठीकरे पे, जी। वो घाघू सब हिसाब किताब होगा। वो घाघू कहने लगा, भाई 1 धड़ी गंठे मेरे तोल दे। हम्म। वो कहने लगा, तेरे कैसे तोल दूं? हम्म। कहने लगा, मैं तेरी को बात कर रहा था भाई, ये मैं तेरा हिसाब किताब लिखा। जी। कहने लगा, नहीं बाप मैं नहीं देने का। जी। तो घाघू कहने लगा, मैं ठीकरे को फोड़ दूंगा। जिस ठिकरे पे लिखा हो तेरा हिसाब मैं फोड़ दूंगा। मैं उसे फोड़ दूंगा भाई। हाँ। वो कहने लगा, तू क्यों फोड़ देगा? हाँ। कहने लगा, मैं लिख रखा मैं फोड़ दूंगा मेरे हाथ में। हाँ। तो वो कहने लगा, मैं गंठे नहीं देने का। हाँ। तो उनने वो उठा के ठीकरा वो धरती में मार दिया, फोड़ दिया। वो फूट गया। हाँ। ये सारा हिसाब गड़बड़ा गया। जिसका जो गंठा जा रहा था हाँ। वो उसका गंठा चला गया, जिसके जो पीछे रह रहे थे हाँ। वे उसके रह गए, और जिसके नहीं थे उसके वो नुक्कड़ नहीं रहेगा। हाँ। और गंठे जो उसमें शेर 200 गंठे बुग्गी में बच रहे थे, हाँ। उन्हें लेकर वो गंठे को चला गया, हाँ। न वो पीछे ले गया, हाँ। न वो और कुछ करा, वो गंठे वाले गंठे ले गए, वो अपनी बुग्गी लेके चला गया। हम्म। तो गंभीर विषय है। हम्म। मुझे तो ऐसा लग रहा, हम्म। एक बात तो मैं देख इसके सामने कह रहा भाई, मुझे डर नहीं, हम्म। मुझे डर नहीं लगता। हम्म। हो सके कुछ भी बोलने पे जो आजकल हालात चल रहे, हम्म। लड़की में अंत ना जाके जेल में जाऊं, हम्म। ऐसा हो सके। हम्म। पर श्रीलंका, हम्म। बांग्लादेश, हम्म। नेपाल, हम्म। मुझे ऐसा लग रहा है ये सारी दुनिया में होगा, हम्म। कहीं नहीं बचे हम्म। जो हालात चल रहे। दादा भाई एक बात सुनो, तुम किसी ग्रंथ में या किसी पत्रे पोथे में यूं लिख रहा के, और जो घर का मालिक है, भाई जो मान लो हमारा गरीब भी है, तो मैं भी वही रोटी खाऊंगा, आप भी वही खाओगे, मेरा लौंडा भी वही खाओगा, मेरी बहू भी वही खाओगा। किसी पोथी में यूं तो लिख नहीं रहा कि जो मैं घर का चौधरी हूँ, भाई मैं तो वहाँ दूध जलेबी खा का हूँ, और मैं वहां से मतलब 1500 रुपए का कोट और 1500 रुपए के जूते पहन का हूँ, और घर वाले नंगे पाँव फिरे, मेरी घरवाली जो है वह मतलब बची हुई धोती पहनो फिरे, और घर वाले इंतजाम देख रहे, नून का वन तो वो लेकर आवेगा, जब सब्जी बनेगी जब हम रोटी खाएंगे। वो तो दूध जलेबी खाया और हम यहाँ बाट देख रहे। तो ये जो राजनीतिक तंत्र है, राजनीतिक तंत्र, उद्योग जगत और सरकारी तंत्र, भाई यो सारा अडंगा इन्हीं के नाम का होगा। आम आदमी के लिए कुछ नहीं रहा यहाँ से। तो एक दिन कुत्ता बजेगा, मुझे जो दिखाई दे रहा कुत्ता बजेगा, और वो घाघू वाला ठीकरा फूट जाएगा। इसका इलाज ही हुई है, और बस इतना ही तो आप लोगों ने सुना इनके अंतरात्मा की पीड़ा, और जब अति होगा तो अति का परिणाम भी इनके दिमाग में जो चल रहा था, इन्होंने बताया कि वही इनके वहाँ कोई बहुत पहले घटना घट चुकी है कि एक साहूकार लेके आया था बेचने के लिए। मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि इनकी भाषा बहुत लोगों को हो सकता है कि समझ में न आ रहा हो। तो एक बग्गी पर, यानी एक टायर जो कहा जाता है, लड़िया कहा जाता है, उस पर जो है वो लाद करके कोई व्यापारी लेके आया था इनके यहाँ प्याज बेचने के लिए, और वो कुछ लोगों को उधार देने लगा था, गांव के लोग उधार मांगने लगे थे। तो उसने, एक व्यक्ति था वहाँ, कहा कि मैं इस पर लिख दे रहा हूँ। तो उस समय ठिकड़े का व्यवस्था था, ठिकड़ा माने नरिया थपुआ, जो पहले खपरेल जो है हुआ करता था, उस पर ऊपर जो छापा जाता था, नरिया थपुआ उसको कहा जाता था। अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषा रहा है। तो उसी पर वो उसने सब लोगों का हिसाब लिखा। हिसाब लिखने के बाद जब सब लोग लेके चले गए, तो उसके बाद उसने कहा कि एक धाड़ा मतलब एक पलड़ा हमको भी दे दीजिए। उन्होंने कहा कि पैसा दीजिए, तो उन्होंने कहा पैसा हम नहीं देंगे, मैंने लिखा था आपका पूरा हिसाब,
इसलिए उस लिखने के एवज में हमको दिया जाए। तो वो अगला कहा कि नहीं, हम आपको ऐसा नहीं देंगे, पैसा देंगे तो देंगे। तो उसने कहा कि ये जो लिखा है हमने, जो सारा हिसाब किताब उसको फोड़ देंगे, कहानी हो जाएगी खत्म। तो उसने कहा कि भाई ऐसा क्यों फोड़ देंगे, तो हमने लिखा इसलिए फोड़ देंगे। अंत में हुआ ये कि वो जब देने को प्याज तैयार नहीं हुआ तो ये जो लिखा हुआ था उसने फोड़ दिया, और जब फोड़ दिया तो उसके बाद से जो प्याज लेके चले गए थे वो अपने घर लेके चले गए, बग्गी में इसके प्याज बचा नहीं था, थोड़ा मोड़ा बचा था, अब उतना ही लेकर के इसको वापस जाना पड़ा। यानी इस कहानी का संदेश ये देना चाह रहे हैं कि जितने पूंजीपति जो ये कर्ज दे रहे हैं, लोगों को डुबाए हुए हैं, जैसे अदर कई देशों में हुआ है कि पूंजीपतियों के खिलाफ जो है आम जनता सड़क पे आई है और वो सारी चीजें खत्म करके अपने हिसाब से सरकार बनाई है, उसी तरह से ये इसका विकल्प देख रहे हैं, इसका लाश देख रहे हैं कि आम जनता जब अति हो जाएगा तो आएगा रोड पर और सारी जो इनका हिसाब किताब है सब नष्ट करेगा और फिर अपने हिसाब से सरकार बिठाएगा। यही इसका सलूशन है। आइए इस मुद्दे पर और लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ एक से बढ़ के एक सोशल थिंकर हैं, तो आइए हम हिमांशु जी से इस मुद्दे पर जानना चाहेंगे, बात करेंगे कि इनकी इस पर राय क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है और इसका सलूशन क्या है। और ये जिस कहा जाए कि जिस नाव पे सवार हैं जो वर्तमान में, ये नाव का हज़्म क्या होने वाला है और इसका वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, इस तरह की जो सोच, जो थिंकिंग इनका है वो अपना बताएंगे। तो सर देखिए, अभी वर्तमान में जो जिस व्यवस्था में हम रह रहे हैं वो एक पूंजीवादी व्यवस्था है, और पूंजीवाद का लक्षण ये होता है कि उसमें बड़ा पूंजीपति छोटे पूंजीपति को खत्म करता जाता है। और पूंजीपति को दो चीजें चाहिए, एक चाहिए संसाधन और दूसरा चाहिए श्रम, और दोनों पर वो कब्जा करता है, उसी के आधार पर चलता है। तो ये जो पूरा कर्ज का खेल है, ये खेल संसाधनों पर कब्जे का है कि किस तरीके से बड़ा पूंजीपति छोटे पूंजीपति के संसाधनों पर कब्जा करता जा रहा है, और फिर पूरा पूंजीवाद जो है वो देश के किसानों के जमीनों पर कैसे कब्जा कर रहा है, उत्पादन के साधनों पर कब्जा कर रहा है। तो वो ये पूरा खेल है। इसलिए हमारे, चाहे वो किसान हैं चाहे मजदूर हैं, जब तक वो इस खेल को समझेंगे नहीं, वो इससे मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। भले ही आप कितना भी लड़ते रहें, लेकिन जब तक आप समाजवाद की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक आप पूंजीवाद के खात्मे की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक ना किसान की हालत बदलेगी, ना मजदूर की हालत बदलेगी, ना किसान की हालत बदलेगी। इसलिए हमें मूल जो पूंजीवाद है, क्योंकि पूंजीवाद कोई तार्किक व्यवस्था नहीं है, इसका अंत जो है आत्मविनाश से ही होता है। अब आप देखिए, ये जो पैसा है, पैसा अपने आप में एक काल्पनिक चीज है। संपत्ति का निर्माण तो खेत में हो रहा है या फैक्ट्री में हो रहा है, लेकिन जो बैंक है, बैंक अब ये कह रहे थे ना लाख रुपया इनको दिया, बैंक ने क्या दिया, सिर्फ इनके खाते में लिख दिया, और इनके पास कुछ नहीं आया। इन्होंने जिसको देना था उसके खाते में, वो जो इनके खाते में 13 लाख लिखा गया, उसमें से कुछ किसी को दिया होगा, कहीं ट्यूबवेल खरीदा होगा, कहीं कोई बुकी खरीदी होगी, कुछ खरीदा होगा। तो वो एक नोशन ट्रांसफर होता चला गया, एक धारणा अवधारणा ट्रांसफर होती चली गई। पैसा जो है अवधारणा है। तो पूंजीवाद ने एक अवधारणा पैसे की बना ली और कह दिया कि हमारे पास है सारी ताकत, सारी संपत्ति हमारे पास है, जबकि संपत्ति है या तो मजदूर के हाथों में या किसान के खेतों में। तो पूंजीवाद ने काल्पनिक धन और ताकत अपने हाथ में ले ली। अब आप देखिए कि पैसा जो है वो ना तो आप खा सकते हो, ना ओढ़ सकते हो, ना बिछा सकते हो। आज आदिवासी इलाकों में पूंजीवाद जाता है और कहता है, और आदिवासी के पास है असली ताकत, असली संपत्ति, किसान के पास है असली संपत्ति। तो पूंजीवाद कहता है कि अपने जंगल, खनिज, जो असली संपत्ति है, ये इस नकली संपत्ति से बदल लो। पैसा जो है नकली संपत्ति है, उससे बदल लो। और आदिवासी कहता है नहीं बदलूंगा। तो फिर सरकार आ जाती है बंदूक लेके, बदलना पड़ेगा, अगर नहीं बदलोगे तो तुमको नक्सली कह के मार देंगे। और इसको कहते हैं ये मुक्त अर्थव्यवस्था है, जो बंदूक के दम पे चल रही है। इसको कहा जा रहा है ये मुक्त अर्थव्यवस्था है। ये बंदूक के दम पर ही चल सकती है। आज जो किसान की दुर्गति है, किसान एक दाना बोता है 100 दाना पैदा होता है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, फिर भी वो घाटे में है। क्यों? ये जो लूट की व्यवस्था हमने पैदा की है, पूंजीवाद की व्यवस्था, जो आदिवासी की जमीन छीन रही है। श्रमिक 1 लाख का उत्पादन करता है, 400 रुपए मजदूरी मिलती है, बाकी का पैसा कहाँ जाता है? उत्पादन का शोषण होता है, उनके श्रम का शोषण होता है, संसाधनों की लूट होती है। ये जो पूरी पूंजीवादी व्यवस्था है, जब तक हम इसको समझ कर इसको हटाने के लिए मिलकर के नहीं लड़ेंगे, तब तक हमारी मुक्ति नहीं है, और हम लड़ ना पाए, इसलिए हमें हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है। यानी मूल जो चीजें हैं उससे ध्यान भटका दिया जाए। हाँ, अब भारत का जो किसान, मजदूर, नौजवान है,
उससे कहा जा रहा है तुम मुसलमानों से लड़ो। तुम्हारी असली समस्या मुसलमान है, तुम्हारी समस्या क्या औरंगजेब है, तुम्हारी समस्या बाबर है, तुम्हारी समस्या जाओ इनसे लड़ो। तुम जो है जाति व्यवस्था से मत लड़ो, तुम पितृसत्ता से मत लड़ो, तुम पूंजीवाद से मत लड़ो, तुम पूंजीवादी लूट से मत लड़ो, तुम मुसलमान से लड़ो। तो हमें हमारी मूल लड़ाई से भटकाने के लिए ये पूंजीवादी जो लोग हैं, जो शक्तियां हैं, वो अपने एजेंट पैदा करती हैं। मोदी वगैरह क्या है? पूंजीपतियों के दलाल और नौकर हैं। अच्छा, क्या है ये? बड़ी बात कर रहे हैं आप। बड़ी बात क्या, साफ है ये तो। ये पूंजीपतियों के दलाल और नौकर हैं। ये देश में जो योगी मोदी ये तो जब सब जहर फैला रहे हैं, इनको ये कहा गया है। अच्छा। इसी बात का इनको पैसा मिलता है। जिस दिन ये नफरत फैलानी बंद कर देंगे, इनको पूंजीपति उठा करके डस्टबिन में फेंक देंगे। इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये सत्ता पर बैठ सकें। ये सिर्फ उनकी एजेंडे को चला रहे हैं, इसलिए कुर्सी पर बिठाए गए हैं ये लोग। वरना ये लोग अनपढ़ और सड़क छाप गुंडे हैं। इससे ज्यादा इनकी औकात नहीं है। महाराज बड़ी बात कर रहे हैं। बड़ी बात नहीं, बिल्कुल साफ बात है, यही सच है। ये सिर्फ उनका एजेंडा पूरा कर रहे हैं कि तुम जनता को बांटो ताकि हम जनता को लूट सकें और जनता अपने लूट के खिलाफ लड़ ना सके। इसलिए ये मोदी, योगी और अमित शाह जैसे जो गुंडे हैं सड़क का, इनकी औकात इतनी नहीं कि पंचायत को चुनाव जीत जाए ईमानदारी से। ये सब पूंजीपतियों के मीडिया, भ्रष्ट तंत्र, पैसा और नफरत, इसके आधार पर सत्ता पर बैठे हुए हैं, वरना इनकी औकात नहीं है। तो ये जो मोदी योगी की बात कर रहे हैं, अमित शाह की बात कर रहे हैं, ये अमन चैन का भारत बनाना चाहते हैं। वो राम राज का स्थापना कर चुके हैं और आप कह रहे हैं कि ये इनके बस की कुछ नहीं है। ये लोग सिर्फ जो कमजोर हैं उनको कैसे मारा जाए। अगर भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं उस पर हमला करो, ईसाइयों पर हमला करो, दलितों पर हमला करो, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, भाजपा के नेता पकड़े जा रहे हैं, उनको बचाओ। तो जो ताकतवर है, बलात्कारियों को बचाने का इन लोगों ने कार्यक्रम रखा। हाँ, बिल्कुल ठेका लिया है। हाँ बिल्कुल। आज पूरी पुलिस, पूरी अदालतें, पूरी बीजेपी सत्ताधारी दल बलात्कारियों को बचा रही है, दंगाइयों को बचा रही है। क्यों कर रहे हैं ये सब? इसीलिए कर रहे हैं ताकि जनता के बीच में नफरत फैला करके, महिलाओं को की लड़ाई को कमजोर करके, किसान की लड़ाई को कमजोर करके, मजदूर को कमजोर करके, और सबको जातियों में बांटो, धर्मों में बांटो, ताकि कोई संगठित के खिलाफ लड़ाई न खड़ी हो सके। तो ये इनका षड्यंत्र है। जब तक ये षड्यंत्र में लगे रहेंगे तब तक सत्ता पे रहेंगे। जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन उठा के इनको कचरे के डिब्बे में डाल देगा पूंजीवाद। तो अब जो कंडीशन चल रहा है, जैसा कि अभी इन्होंने कहा है कि कर्ज बढ़ता जा रहा है और पूंजीपति अमीर होते जा रहे हैं और जो कर्ज लेने वाले हैं कर्ज के बोझ तल दबते जा रहे हैं। तो ये जिस नाव पे हम लोग सवार हैं, इसका अंजाम क्या होने वाला है? अंजाम ये होगा कि कुछ सालों के बाद किसान के पास जमीन नहीं बचेगी। अच्छा। और ये जो माइक्रो क्रेडिट भी आया है, वो भी वही चाल है। अच्छा। कि गांव-गांव में इतना कर्ज बांट दो कि सारी संपत्ति पूंजीपतियों के हाथ में चली जाए। चल संपत्ति उनकी सारी, तो पूरे देश बगैर रजिस्ट्री कराए ही वो उनका मालिकाना हक हो जाए। बिल्कुल, पूरे देश के संसाधनों पर कब्जा ये पूंजीपति का लक्ष्य होता है, और पूरे मजदूर की मजदूरी पर कब्जा। तो अब इसका विकल्प क्या है? देश के जनता के सामने रास्ता क्या बचा है इससे बचने का? रास्ता ये है कि जनता जो है, ये भैया क्या कर रहे हैं आप? हाँ, कोई नहीं। हाँ, रास्ता ये है कि जनता पहले तो इस पूरे षड्यंत्र को समझे, समझ करके संगठित हो, और संगठित होकर के इसको बदलने की एक लड़ाई लड़े, और लड़ाई लड़ने के बाद एक ऐसी व्यवस्था लाई जाए जिसमें श्रम को उसका उचित मूल्य मिले, जिसमें संसाधनों का मालिक समाज होगा, जिसमें उत्पादन लोभ के लिए नहीं होगा, सबकी आवश्यकता के लिए होगा, प्रकृति का दोहन भी सस्टेनेबल तरीके से आवश्यकता के अनुसार होगा। आज तो हम इतना खनन कर रहे हैं कि वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए किया जा रहा है, जमीन को खाली कर रहे हैं, जबकि जो खनिज है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रखा जाना चाहिए। लेकिन आज हम लोभ के लिए खनन कर रहे हैं, तो आदिवासी क्षेत्रों में ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं हम, और उसके कारण आदिवासियों को मार रहे हैं। आप देख रहे हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आग लगी पड़ी है, मारा जा रहा है आदिवासियों को बड़े पैमाने पर। तो लोभ के लिए ना हो, ये एक ऐसी व्यवस्था हम बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, और विकल्प यही होता है कि पहले गलत को रोको और गलत को समझो। गलत को समझो, गलत को रोको, और अच्छी व्यवस्था अपने आप आएगी। फिर जब आप गलत को रोक दोगे तो सही है, सही आ जाएगा अपने आप। ये भारत के आम जनता के ऊपर है कि चीजों को सही तरीके से देखें और उसके बारे में सही निर्णय लें। अपने आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उसको सही तरीके से देखें, उस पर अपनी पूरी की पूरी दृष्टि रखें, और पीछे इतिहास को देखते हुए आज तक का जो कार्य चल रहा है, सारी चीजों को देखते समझते हुए आगे के लिए निर्णय लेना चाहिए लोगों को। तो इसी मुद्दे पर जो पूरे देश भर में भ्रमण करते रहते हैं, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, तमाम जो भी कार्यक्रम हुआ करता है उसमें ये अपना समय देते रहे हैं और पूरी निष्ठा और लगन के साथ लगे रहे हैं। और जिस समय ये पढ़ाई कर रहे थे उस समय से ही आम जनता के हित में जो है ज़्यादा देश के विकास के हित में सोच और कार्यक्रम ये करते रहे हैं। तो आइए उस क्रम में आगे हम बढ़ते हैं और आपसे
जनार्दन शाही जी हैं। शाही जी अपना परिचय देते हुए हमारे। हाँ, मेरा नाम जनार्दन शाही है और मैं हिमांशु जी की बात आप लोगों ने सुना और उन्होंने कहा कि पूंजीवाद ने पूरे सिस्टम को अपने ग्रिप में ले लिया है जी। और खनिज और जितने संसाधन हैं जी। इसको एक व्यापार बना दिया गया है, जी। जबकि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको संरक्षित किया जाना चाहिए। जी। उतना ही उत्पादन और उतना ही दोहन होना चाहिए जी। जितना कि हमें जरूरत है। जी। और मैं ये मानता हूँ कि आजकल सत्ता जो है पूंजीपतियों के हाथ में है और जितने भी राजनीतिक लोग हैं उनके सुपरवाइजर के तौर पे आ गए। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों चीजें जनता को निःशुल्क मिलने चाहिए, क्यों कि गरीब आदमी न अपने बच्चों को पढ़ा पाता है और न शिक्षित कर पाता है। दूसरी बात यह है कि राज्य का चरित्र जो है इसके जो अधिकार हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो निकायों की व्यवस्था है, जो नगर पालिकाएं हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा संपन्न बनाना चाहिए, अधिकार संपन्न बनाना चाहिए। और दरअसल हम लोग इस मुद्दे पर बात करना चाहेंगे कि जो वर्तमान में लोगों के ऊपर कर्ज बढ़ते जा रहे हैं जी, और चाहे यहाँ का किसान हो या सरकारें हो, सब के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, देश के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। तो वर्तमान स्थिति क्या है, इसका हस्न क्या है और इसका दूसरा विकल्प क्या है? अगर यदि जल्द थोड़ा सा कम समय में अगर कहा जाए मैं विकल्प के रूप में यही कहूंगा कि हमारी समाजवादी व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए और थोड़ा सा जो 1 संबंधी 10 के अनुपात में आर्थिक आधार पे इस व्यवस्था को ले आकर के टिका देना चाहिए। तो 1 संबंधी 10 क्या है? 1 संबंधी 10 यानी कि वेतन हमारा सबसे लोएस्ट 10,000 है तो अधिकतम 1 लाख होना चाहिए। अगर किसी के पास 1 एकड़ खेत है तो 10 एकड़ से अधिक नहीं रहना चाहिए। तो ये एक अनुपात है जो समाज में आर्थिक आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए। और अगर ऐसी बात आप कह रहे हैं किसानों के लिए, तो अभी जो अदानी के सामने पूरा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है कि जितना अन्न खरीद सके, जितना भंडारण कर सके, जो कुछ भी वो अकूत रूप में वो कर सकते हैं अपने पास, तो क्या ये लीगल है? ये देश के लिए ठीक है? नहीं ठीक है। कंपनियां और ट्रस्टीशिप और तमाम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में ऐसे प्राविधान दिए गए हैं इसमें कि आप हजारों एकड़ रख सकते हैं। यह एक ऐसा फलसफा है जो न्याय पर आधारित नहीं है और नैतिकता पर भी आधारित नहीं है। इसको बदलना चाहिए और हमें प्रजातांत्रिक तरीके से जो ढंग है उसको और स्टेट के अधिकारों को और जनता को सौंपना चाहिए। जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था है, निकायों की व्यवस्था है और जितनी चीजें हैं वो पंचायतों के अधीन लाने के लिए हम लोग लड़ाई एक लड़े थे, जिसमें कि शिक्षा भी है, पुलिस प्रशासन भी है, जनता संप्रभु है और उसके अधीन ले आना चाहिए। इसका यही विकल्प है। यही विकल्प है। और एक लेफ्ट पार्टियां और डेमोक्रेटिक पार्टियां को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे मोर्चा बनाना चाहिए और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसको कि मैं बताया हूँ उसी के आसपास 5, 6, 10 बना करके और एक लड़ाई लड़नी चाहिए और देश को बदलने का काम करना चाहिए। वह जरूरत अब इस समय अतिशय महसूस किया जा रहा है। बिल्कुल विकल्प है। तो अभी आप लोगों ने सुना इन लोगों का विचार।